गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज जो हम लोग टॉपिक स्टार्ट करेंगे न्यूक्लियर फिजिक्स फर्स्ट में यूनिट 1 का, दैट इज़ ग्राउंड स्टेट ऑफ न्यूट्रॉन। लास्ट टाइम हम लोगों ने न्यूक्लियर फोर्सेस के बारे में स्टडी करा था, उसकी प्रॉपर्टीज़ देखी थी और कुछ उसके एग्जांपल्स देखे थे। तो आज हम बेसिकली यूनिट 1 को प्रॉपर्ली स्टार्ट कर रहे हैं। वो जो मैंने चीज़ आपको लास्ट लेक्चर में समझाई थी, दैट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, वो भी एग्ज़ाम में कई बार पूछी गई है, तो यू शुड रीड इट प्रॉपर्ली और उसको और डिटेल में अगर आपको पढ़ना है तो आप खुशहाल की बुक या तयाल की बुक से देख सकते हैं। और जो सबसे अच्छी बुक है जिसको आपको देखना चाहिए, दैट इज़ योर थर्ड ईयर बुक। थर्ड ईयर में काफ़ी सारी चीज़ें बहुत अच्छे से दे रखी हैं, तो उस बुक को आप थॉरोली स्टडी करिए अगर आपको न्यूक्लियर फिजिक्स फर्स्ट को अच्छे से समझना है। तो आज यूनिट फर्स्ट का हम सेकेंड टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज़ ग्राउंड स्टेट ऑफ द न्यूट्रॉन। Neutron is the only two nucleon bound system made up of proton and neutron. The two other possible two nucleon systems, the diproton and the dineutron, do not exist as bound systems. Neutron एक अकेला ऐसा टू न्यूक्लियन बाउंड सिस्टम है जो कि एक प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलके बना हुआ होता है। ओनली टू न्यूक्लियन बाउंड सिस्टम, जिसमें दो न्यूक्लियन आ रहे हैं और वो बाउंडेड है एक दूसरे से। उनका जो एग्जाम्पल अगर हम लेंगे न्यूक्लियन और प्रोटॉन का ग्राउंड स्टेट में अगर हम देखना चाहें तो सिर्फ न्यूट्रॉन ही एक ऐसा एग्जाम्पल है। उसके अलावा अगर हम देखते हैं 2He को या डाई न्यूट्रॉन को, 2He एग्जाम्पल हो गया डाई प्रोटॉन को जिसमें दो प्रोटॉन एक साथ हैं, या डाई न्यूट्रॉन दो न्यूट्रॉन एक साथ है। ऐसा कोई बाउंड सिस्टम अभी तक नहीं देखा गया है। एक न्यूट्रॉन ही ऐसा टू न्यूक्लियन सिस्टम है जिसमें एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन को आपने साथ में बाउंडेड देखा है। फॉलोइंग आर द मेन एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ द न्यूट्रॉन। ये कुछ एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स हैं जो कि न्यूट्रॉन के बारे में दिए गए थे, जिनको हम अभी स्टडी करेंगे। पहला था उसकी बाइंडिंग एनर्जी। जो बाइंडिंग एनर्जी न्यूट्रॉन की देखी गई वो है 2.245 प्लस माइनस, इतना ऐड भी हो सकता है और इतना कम भी हो सकता है। वो जो एरर होता है स्टैटिस्टिकल एरर, उसकी हम बात कर रहे हैं, दैट इज़ अबाउट 0.002। और ये जो एनर्जी की जो यूनिट होती है दैट इज़ MeV, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इन द, बेसिकली जब आप बाइंडिंग एनर्जी की बात करते हो तो दैट वो हमेशा आप सिंपल बाइंडिंग एनर्जी के टर्म्स में ना बात करके आप बात करते हो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, यानी B/A की बात करते हैं आप। तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इन द न्यूट्रॉन जो देखी जाती है वो होती है अप्रॉक्स 1.1122 MeV। इतनी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है। दिस इज़ मच स्मॉलर देन द मीन वैल्यू ऑफ द बाइंडिंग फ्रैक्शन फॉर द न्यूक्लियर विद मास नंबर्स ऑफ 4 और मोर। अगर मैं 4 न्यूक्लियस की बात करूं जिनके जो मास नंबर है वो नियरली 4 हैं, और उनकी अगर मैं मीन वैल्यू निकालूं उनकी बाइंडिंग एनर्जी की, तो वो भी इस बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन से ज़्यादा आएगी। तो ये एनर्जी जो है ये बहुत कम है, बाइंडिंग एनर्जी जो कि बाउंड करके रखती है। तो ये बाइंडिंग एनर्जी जो न्यूट्रॉन की है बहुत कम है। उसको बाउंड करने के लिए, किसी सिस्टम को बाउंड करने के लिए जो एनर्जी देखी जाती है वो बाइंडिंग एनर्जी से हम देते हैं, जिससे सिस्टम आपका बंधा रहता है। तो ये एनर्जी कंपैरेटिवली अगर आप कोई 4 न्यूक्लियस लेते हैं और उनकी बाइंडिंग एनर्जी निकाल के उनका मीन निकालते हैं तो उस बाइंडिंग एनर्जी से भी ये वैल्यू कम आ रही है। दैट मीन्स की वैल्यू बहुत ज़्यादा कम है। दिस इज़ मच स्मॉलर देन द मीन वैल्यू ऑफ द बाइंडिंग फ्रैक्शन फॉर द न्यूक्लियर। बाइंडिंग फ्रैक्शन मतलब बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन की बात हो रही है, फॉर द न्यूक्लियर विद मास नंबर्स ऑफ 4 और मोर। इवन फॉर द अल्फ़ा पार्टिकल, अगर मैं अल्फ़ा पार्टिकल की बात करती हूँ जो +2e चार्ज कंटेन करता है, उसके जिसका एटॉमिक मास नंबर कितना होता है 4, उसकी जो बाइंडिंग एनर्जी आती है दैट कम्स आउट टू बी 7.07 MeV। मतलब इसकी भी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन अगर आप निकालेंगे तो वो ज़्यादा आएगी काफ़ी। Thus it is clear that the neutron is a rather weakly bound structure compared to most other nuclei। आप उसके आसपास के जितने भी अगर न्यूक्लिया को देखेंगे तो उसमें सबसे कमज़ोर जो बाउंड सिस्टम है दैट इज़ योर न्यूट्रॉन, जिसमें एक न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को एक बाउंड फॉर्म में आप देखते हो। नेक्स्ट, द स्पिन ऑफ द न्यूट्रॉन, यानी कि टोटल एंगुलर मोमेंटम की हम बात कर रहे हैं L+S की, इन द ग्राउंड स्टेट में न्यूट्रॉन की, इन यूनिट ऑफ H क्रॉस। यूनिट जो है वो है आपकी H क्रॉस, वो आती है ID। हम इसको सिंबलाइज करते हैं ID से, एंड दैट कम्स आउट टू बी
1। ये एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट है, ये इतना आ रहा है, ये मैं आपको बता रही हूँ। द मेजर्ड मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द न्यूट्रॉन इन, यहाँ ध्यान रखिएगा हम टोटल एंगुलर मोमेंटम की बात कर रहे थे और उसको हमने रिप्रेजेंट करने के लिए जो सिंबल यूज़ करा है दैट इज़ ID एंड दैट कम्स आउट टू बी 1। दिस इज द सम ऑफ स्पिन एंगुलर मोमेंटम प्लस orbital angular momentum. The measured magnetic moment of the neutron in nuclear magneton. हम जब भी मैग्नेटिक मोमेंट निकालते हैं तो जो उसकी यूनिट आती है दैट कम्स आउट टू बी न्यूक्लियर मैग्नेटॉन, NM में हम निकालते हैं। और जो न्यूट्रॉन का जो मैग्नेटिक मोमेंट आता है, मैंने लास्ट लेक्चर में भी आपको बताया था, इसमें मैंने स्टैटिस्टिकल एरर ऐड कर दिया है एंड दैट इज़ 0.00019 और ये जो यूनिट है वो है इसकी न्यूक्लियर मैग्नेटॉन, तो दैट इज़ 0.857414 प्लस माइनस 0.000019। द न्यूट्रॉन ऑल्सो possess a स्मॉल बट फाइनाइट इलेक्ट्रिक क्वाड्रपोल मोमेंट। न्यूट्रॉन के पास कम ही सही पर थोड़ा इलेक्ट्रिक क्वाड्रपोल मोमेंट भी देखा गया है और वो जो इसकी वैल्यू होती है, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम यूज़ कर रहे हैं QD, और QD की जो वैल्यू आती है वो पॉजिटिव आती है पहले तो, और वो कितनी आती है 0.282 फर्मी मीटर स्क्वायर। FM स्क्वायर की बात कर रहे हैं, उसको शॉर्ट में मैं बोल रही हूँ। अगर मैं इसको पूरा मीटर में कन्वर्ट करती हूँ तो ये अप्रॉक्स होता है 10⁻⁻31 मीटर स्क्वायर। अब इलेक्ट्रिक क्वाड्रपोल मोमेंट में अगर आपने पढ़ा हो तो जो स्फेरिकली सिमेट्रिक स्ट्रक्चर होता है उसमें कभी भी आपको क्वाड्रपोल मोमेंट नहीं मिलेगा या उसमें क्वाड्रपोल मोमेंट की वैल्यू 0 आती है, यानी कि ये पूरा एक तरीके से स्फेरिकली सिमेट्रिक स्ट्रक्चर आपको न्यूट्रॉन में नहीं मिलेगा। अगर होता तो क्वाड्रपोल मोमेंट की वैल्यू 0 होती, पर 0 नहीं है, कुछ है, यानी थोड़ा सा ये उससे डिसऑर्डर्ड है, स्फेरिकल सिमेट्रिक स्ट्रक्चर से थोड़ा डिसऑर्डर्ड है। और उसका जो वैल्यू है वो आप इससे देख सकते हैं कि 0.282 FM स्क्वायर इसकी वैल्यू आ रही है क्वाड्रपोल मोमेंट की, यानी कुछ उसमें डिसऑर्डरनेस है फ्रॉम द स्फेरिकल स्ट्रक्चर। द पैरिटी ऑफ द न्यूट्रॉन, अगर हम पैरिटी के ऑपरेटर के बारे में भी आपने पढ़ा है कि आप पैरिटी ऑपरेटर को जब किसी वेव फंक्शन, किसी पार्टिकल के वेव फंक्शन पे अप्लाई करते हैं तो या तो वो पॉजिटिव आता है वेव फंक्शन या वो नेगेटिव आता है। यानी अगर R आप पोजीशन पे पैरिटी अप्लाई कर रहे हो और आप R को अगर -R से रिप्लेस करते हो तो या तो वो पॉजिटिव आ जाता है वेव फंक्शन या वो नेगेटिव आ जाता है। अगर पॉजिटिव आता है तो आप उसको इवन पैरिटी कहते हो और अगर वो नेगेटिव आता है तो उसको आप ऑड पैरिटी कहते हो। ये आपने क्वांटम मैकेनिक्स में पढ़ा है। मैंने आपको एडवांस क्वांटम में भी बोला था कि आपको थर्ड ईयर की जो तीनों बुक्स हैं दैट इज़ योर सॉलिड स्टेट फिजिक्स, क्वांटम फिजिक्स एंड न्यूक्लियर फिजिक्स, ये तीनों ही पेपर्स आपके बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और मुझे जो लग रहा है अभी जो आप पढ़ रहे हैं थर्ड सेमेस्टर में उसमें आपके तीनों बुक्स काम में आ रही हैं, तो गो थ्रू दैम थॉरोली। तो पैरिटी जो आती है वो इवन आती है, यानी कि जब आपने R को -R से रिप्लेस करा तो आपका जो फंक्शन है वो पॉजिटिव ही रहा, तो पैरिटी मतलब क्या है, इवन है। तो ग्राउंड स्टेट की जो पैरिटी आती है वो कितनी आती है, इवन आती है। द न्यूट्रॉन इज़ मेड अप ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, ये मैंने आपको बताया था कि न्यूट्रॉन प्रोटॉन बाउंड सिस्टम होता है आपका न्यूट्रॉन। तो जो न्यूट्रॉन होता है इज़ मेड अप ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन बोथ ऑफ विच आर स्पिन हाफ। और मैंने आपको ये भी बताया था कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन जो है वो डबलेट की तरह काम करते हैं। बेसिकली दे आर नोन एज बैरियॉन्स अगर हम उनको फर्दर क्लासीफाई करते हैं, और इनकी जो स्पिन आती है वो बराबर आती है, दैट इज़ हाफ। इनका I3 जो आता है यानी आइसो स्पिन का जो थर्ड कंपोनेंट आता है वो ज़रूर अपोजिट आता है, एक का प्लस हाफ आता है तो एक का माइनस हाफ आता है, पर ये दोनों बेसिकली सेम ही प्रॉपर्टी शो करते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इसलिए इनको हम डबलेट की तरह देखते हैं। तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन जो होते हैं इनकी स्पिन सेम होती है और दैट इज़ हाफ, हैविंग द इंट्रिंसिक मैग्नेटिक मोमेंट। और अगर मैं मैग्नेटिक मोमेंट की बात करूँ, इंट्रिंसिक मैग्नेटिक मोमेंट की बात करूँ, तो अंदरूनी जो मैग्नेटिक मोमेंट होता है प्रोटॉन का वो इतना होता है 2 पॉइंट प्लस में, साइन का आपको ध्यान रखना है। प्रोटॉन का जो मैग्नेटिक मोमेंट आता है, इंट्रिंसिक मैग्नेटिक मोमेंट, वो जो होता है वो आता है पॉजिटिव में एंड दैट कम्स आउट टू बी 2.7927। और जो न्यूट्रॉन का इंट्रिंसिक मैग्नेटिक मोमेंट आता है वो नेगेटिव आता है, यानी कि -1.9131। पॉजिटिव और नेगेटिव साइन बहुत इंपॉर्टेंट है, यू हैव टू रिमेंबर इट। तो इनकी वैल्यू एक दूसरे के अपोजिट में आ रही है और वैल्यूज़ में काफ़ी डिफरेंस भी है। न्यूक्लियर मैग्नेटॉन्स मैंने आपको बताया था, मैग्नेटिक मोमेंट की जो यूनिट होती है दैट इज़ ए न्यूक्लियर मैग्नेटॉन। और इनका अगर हम सम निकालते हैं तो ऑब्वियसली सब्ट्रैक्ट होंगे और सब्ट्रैक्ट होने के बाद जो वैल्यू आएगी वो आएगी 0.8796 मैग्नेटॉन में, न्यूक्लियर मैग्नेटॉन में। दिस वैल्यू डिफर्स ओनली स्लाइटली, ये डिफरेंस जो आ रहा है बहुत कम आ रहा है
और अगर हम सिर्फ इंडिविजुअली न्यूट्रॉन का मैग्नेटिक मोमेंट निकालते हैं तो वो कितना आता है, वो मैंने आपको शुरू में बताया था, वो इतना आता है। तो इसको जब मैं सब्ट्रैक्ट करूँगी आपके इस वैल्यू से, तो जो ये डिफरेंस आएगा वो इतना आएगा न्यूक्लियर मैग्नेटॉन्स में। मैंने आपको नॉन सेंट्रल कंपोनेंट्स के बारे में पिछली बार बताया था कि आपका जो मैग्नेटिक मोमेंट का जो डिफरेंस ये आ रहा है, इसको आप सेंट्रल फोर्स से नहीं एक्सप्लेन कर सकते, आपको इसमें कुछ टेंसर कंपोनेंट्स को इन्वॉल्व करना पड़ेगा। तो जो टेंसर कंपोनेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, जो टेंसर फोर्स इन्वॉल्व होता है, उसको आप नॉन सेंट्रल कंपोनेंट्स डिफाइन करते हैं। तो इसको आप नॉन सेंट्रल कंपोनेंट से एक्सप्लेन कर पाएंगे, नहीं तो आप इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे। द डिफरेंस बिटवीन द मैग्नेटिक मोमेंट्स, इग्नोरिंग द डिफरेंस टू, अब अगर मैं इसको शुरू में डिफरेंस को कम मानते हुए भी अगर इग्नोर करती हूँ, इग्नोरिंग द डिफरेंस टू अ फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन, पहले अप्रॉक्सीमेशन में अगर मैं इसको इग्नोर कर देती हूँ, जैसे आपने पढ़ा है ना क्वांटम मैकेनिक्स में अप्रॉक्सीमेशन, तो फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन में अगर मैं इसको इग्नोर करते हुए चलती हूँ, देन वी मे एक्सपेक्ट द प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन मैग्नेटिक मोमेंट्स टू बी एंटी पैरेलल। तो मैं ये कह सकती हूँ कि जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो एक दूसरे के क्या होने चाहिए, एंटी पैरेलल होने चाहिए, क्योंकि एक पॉजिटिव आ रहा है और एक नेगेटिव आ रहा है इन द न्यूट्रॉन। सिंस म्यू एन जो न्यूट्रॉन का मैग्नेटिक मोमेंट है इज नेगेटिव, द न्यूट्रॉन मैग्नेटिक मोमेंट इज अलाइंड एंटी पैरेलल टू इट्स इंट्रिंसिक स्पिन। अब ये तो हम बात कर रहे हैं मैग्नेटिक मोमेंट की। अगर मैं इसकी स्पिन की बात करती हूँ, क्योंकि ये नेगेटिव आ रहा है म्यूऑन का, म्यूऑन इज़ नेगेटिव, जो न्यूट्रॉन का जो मैग्नेटिक मोमेंट आ रहा है वो क्योंकि नेगेटिव आ रहा है, तो न्यूट्रॉन का जो मैग्नेटिक मोमेंट होगा वो एंटी पैरेलल होगा, अपोजिट डायरेक्शन में होगा इसकी स्पिन के, जिसको हम रिप्रेजेंट करेंगे एसएन से। हैंस द प्रोटॉन, अब क्योंकि ये इसके अपोजिट है, तो इससे क्या पता चल रहा है हमें कि हैंस द प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, तो प्रोटॉन और जो न्यूट्रॉन की स्पिन होगी यानी कि sp एंड sn मस्ट बी अलाइंड पैरेलल टू ईच अदर। इसी वजह से क्योंकि मैग्नेटिक मोमेंट और इसकी जो न्यूट्रॉन की स्पिन है साइन अलग अलग होने की वजह से एक दूसरे के एंटी पैरेलल है, तो इसका रिजल्ट क्या होगा कि जो प्रोटॉन और जो न्यूट्रॉन की स्पिन होगी वो एक दूसरे के क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। मस्ट बी अलाइंड पैरेलल टू ईच अदर इन द न्यूट्रॉन एज शोन इन फिगर। मैं अभी आपको डायग्रामेटिकली भी समझाऊंगी। तो टोटल इंट्रिंसिक स्पिन, तो अगर हम इंट्रिंसिक स्पिन की वैल्यू निकालें तो वो कितनी आ जाती है, 1 आ जाती है। यहाँ पे sp प्लस sn इज इक्वल्स टू 1। Thus, this must be vectorially compounded with the relative orbital angular momentum L of the neutron-proton system to yield the correct value of the total angular momentum ID of the neutron which is observed। अब मैंने आपको शुरू में बताया था कि एक्सपेरिमेंटली अगर मैं ये देखती हूँ कि जो आपकी ID की वैल्यू आती है यानी टोटल एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू जो आ रही है दैट कम्स आउट टू बी 1, तो अगर ये 1 आनी चाहिए और मेरे पास जो इंट्रिंसिक स्पिन जो आ रही है उनका वैल्यू कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। तो अगर मैं J को डिफाइन करती हूँ जिसको टोटल एंगुलर मोमेंटम, तो वो होता है आपका L प्लस एस। तो इस चीज़ को डिफाइन करने के लिए मुझे जो L है, इस इक्वेशन को जस्टिफाई करने के लिए कि ये 1 के बराबर आ जाए, मुझे L की वैल्यू यहाँ पे क्या लेनी पड़ेगी, 0 लेनी पड़ेगी। दिस कैन बी डन फॉर द वैल्यूज़ ऑफ L इज इक्वल्स टू 0। तो L इक्वल्स टू 0 जिस भी तरीके से आ सकता है वो कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं, क्योंकि हमारा जो टोटल एंगुलर मोमेंटम आ रहा है वो 1 आ रहा है, और हमने ये भी देखा कि जो इन दोनों की स्पिन है वो एक दूसरे के क्या होगी, पैरेलल होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि जो आपका न्यूट्रॉन है उसका मैग्नेटिक मोमेंट जो है वो किसके एंटी पैरेलल है, इसकी इंट्रिंसिक स्पिन के एंटी पैरेलल है। तो अभी हमने देखा कि प्रोटॉन और जो, देखिए सबसे पहले मैं आपको न्यूट्रॉन की स्पिन और इसके मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शंस बता रही हूँ, ये दोनों एक दूसरे के एंटी पैरेलल होंगे। अब ये डिफरेंस क्यों रखा है मैं आपको आगे बताऊँगी। और यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे ये दोनों एंटी पैरेलल इस वजह से है क्योंकि इनके साइन अलग अलग है, एक पॉजिटिव है और एक आपका नेगेटिव है। इनकी वैल्यूज़ को अभी हमने देखा, पर ये इन दोनों की वैल्यू पॉजिटिव आती है तो एक दूसरे के अलाइंड होने चाहिए, पैरेलल होने चाहिए। तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, इससे ये जस्टिफाई हो जाएगा कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की जो स्पिन है वो एक दूसरे के क्या होनी चाहिए, पैरेलल होनी चाहिए। तो अगर मैं टोटल वैल्यू निकालती हूँ तो टोटल वैल्यू क्या आनी चाहिए, ये आपका म्यू पी आ गया, ये आपका म्यू एन आ गया। तो म्यू पी प्लस म्यू एन जो डिफरेंस आ रहा है वो आपका
यहाँ आप जस्टिफाई कर सकते हो, जो कि नॉन सेंट्रल कंपोनेंट की वजह से आ रहा है। तो इससे ये जस्टिफाई हो गया, इससे हमें ये पता चल गया कि जो स्पिन होती हैं वो एक दूसरे के पैरेलल होनी चाहिए, जो कि बाउंड स्टेट देती है हमारी एनपी की। टोटल वैल्यू जो स्पिन की आती है दैट कम्स आउट टू बी 1। ये मैंने बताया है कि फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ डायग्राम्स आपके क्या बता रहे हैं। फर्स्ट डायग्राम बता रहा है रिलेटिव ओरिएंटेशन ऑफ द स्पिन एंड मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन, ओरिएंटेशन ऑफ म्यू पी एंड म्यू एन इन ड्यूट्रॉन, और ओरिएंटेशन ऑफ एस पी एंड एस एन इन ड्यूट्रॉन। ड्यूट्रॉन में सारी स्टेट्स बता रहे हैं आपकी। बेसिकली यहाँ पे फर्स्ट एंड सेकंड डायग्राम जो है वो आपके क्या बता रहे हैं, ओरिएंटेशन बता रहे हैं स्पिन का और मैग्नेटिक मोमेंट का ड्यूट्रॉन के अंदर। ये आपका क्या बता रहा है, मैग्नेटिक मोमेंट की ओरिएंटेशंस बता रहा है ड्यूट्रॉन के अंदर, फाइनल जो आपकी आ रही रिजल्टेंट, और ये ड्यूट्रॉन के अंदर स्पिन की डायरेक्शंस बता रहा है दैट कम्स आउट टू बी पैरेलल। अब द पोटेंशियल ऑफ द इंटरेक्शन बिटवीन द न्यूट्रॉन एंड द प्रोटॉन इज़ अ फंक्शन ऑफ आर। जो पोटेंशियल ये भी देखा गया कि जो आपका पोटेंशियल होता है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, ऑब्वियसली आप जब बात कर रहे हो कि दोनों के बीच में फोर्स लग रहे हैं और वो बाउंडेड है एक सिस्टम के अंदर, तो उसमें एक पोटेंशियल फील्ड भी होनी चाहिए। तो जो पोटेंशियल फील्ड होती है दैट कम्स आउट टू बी फंक्शन ऑफ आर, मतलब कितना डिस्टेंस है उसका सेंटर से। प्रोटॉन इज़ अ फंक्शन ऑफ आर, द स्केलर डिस्टेंस बिटवीन द टू न्यूक्लियन, दो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच में जो स्केलर डिस्टेंस है दैट इज़ v इज इक्वल्स टू वी आर। एज स्टेटेड दैट दिस इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग शॉर्ट रेंज इंटरेक्शन हैविंग द जनरल अपीयरेंस। अगर मैं ये मान के चलूँ कि आपका जो न्यूक्लियर फोर्स है वो आपका शॉर्ट रेंज फोर्स होता है, बहुत कम दूरी के लिए होता है, तो अगर मैं उसका एक जनरल अपीयरेंस निकालूँ तो वो कुछ इस तरीके से आएगा। इसके बाद बहुत सारी डिफरेंट फॉर्म्स देखी गई न्यूट्रॉन के वेव फंक्शन को जस्टिफाई करने के लिए, उसको सॉल्व करने के लिए। तो फाइनली जो उसका पोटेंशियल माना गया दैट कम्स आउट टू बी रेक्टेंगुलर पोटेंशियल वेल फॉर सिंप्लीफिकेशन। दो द एग्जैक्ट मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ द इंटरेक्शन पोटेंशियल इज़ नॉट नोन, हमें नहीं पता कि कैसी होगी फॉर्म। वी कैन अप्रॉक्सीमेट सच अ स्ट्रॉन्ग शॉर्ट रेंज स्फेरिकली सिमेट्रिक पोटेंशियल बाय वन ऑफ द फॉलोइंग मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। पर हम इसको मतलब एक फॉर्म दे सकते हैं विद द हेल्प ऑफ, मतलब हम डिफरेंट पोटेंशियल की फॉर्म लेके और फिर उसको हम जस्टिफाई कर सकते हैं। तो जो डिफरेंट फॉर्म्स ट्राई करी गई थी वो ये थी, जो हमने ली थी फाइनली दैट कम्स आउट टू बी रेक्टेंगुलर पोटेंशियल फॉल, वो हमने सिर्फ इस वजह से ली थी ताकि हमें चीज़ों को सॉर्ट आउट करने में ज़्यादा टाइम ना लगे, हमें इजीली चीज़ों को सिंप्लीफाई कर सके। एक एक्सपोनेंशियल वेल भी लेके देखा गया था जो कि इस तरीके का होता है, और जो युवाका वेल भी लेके देखी गई थी जो इस तरीके की होती है। मैं डिटेल में नहीं जा रही हूँ क्योंकि इम्पॉर्टेंट इतना नहीं है, सिंपल फॉर्म्स बताई गई है जो ट्राई करी गई थी। एक वुड्स सेक्सॉन पोटेंशियल वेल भी लेके गई थी। इनके जो मैथमेटिकल फॉर्म्स होते हैं वो इस तरीके से होते हैं। हम बेसिकली रेक्टेंगुलर पोटेंशियल वेल पे काम करेंगे, जो इस तरीके से डिफ़ाइन होता है कि v की वैल्यू -v0 होती है जब b से कम हो। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं b की, जो इसकी आपकी वेल की विड्थ को दे रहा है। तो ये बेसिकली आपकी कंडीशंस हैं जिस पे हम हमारे वेव फंक्शन को सॉल्व करेंगे। बाउंड्री कंडीशंस हैं इसकी पोटेंशियल वेल की, और 0 होगी व्हेन r ग्रेटर देन b, पोटेंशियल की वैल्यू v0 इज़ ग्रेटर देन 0 एंड b इज़ द रेडियस ऑफ दी वेल। एक्सपोनेंशियल वेल इस तरीके से होता है, r b सब वही डिफाइन कर रहे हैं जो कि रेक्टेंगुलर में डिफाइन कर रहे हैं। ये सारी डिफरेंट फॉर्म्स हैं, आप देख लीजिएगा। एक्सपेरिमेंटल एविडेंसेस फ्रॉम प्रोटॉन स्कैटरिंग शोज दैट देयर इज़ अ रिपल्सिव कोर ऑफ द टू बॉडी पोटेंशियल एट अ वेरी शॉर्ट डिस्टेंसेज। ये मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बताया था कि बहुत छोटे डिस्टेंस पर, बहुत छोटी रेंज पर, यानी 0.5 फॉर्मी के ऑर्डर पर ये देखा गया है कि प्रोटॉन और प्रोटॉन के बीच में जो रिपल्सिव फोर्स होता है वो कॉम्पोनेंट इफेक्टिव हो जाता है, वो डोमिनेट करता है सम न्यूक्लियर स्टेट्स में बिटवीन द पार्टिकल। सच अ रिपल्सिव कोर पोटेंशियल मे बी आइदर ऑफ फाइनाइट हाइट, वो या तो फाइनाइट हाइट का होना चाहिए, और मे बी इनफाइनाइट, वो इनफाइनाइट भी हो सकता है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट ग्राउंड स्टेट ऑफ न्यूट्रॉन जो आज हमने स्टडी करा। नेक्स्ट टॉपिक में हम इसके वेव फंक्शन के बारे में स्टडी करेंगे। थैंक यू।